बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। कुछ वीक से हम ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे थे कि हम किस तरह अपना डेटा वेयर हाउस ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ जो थी पहले किस तरह लोग बिग डेटा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हम देख रहे हैं लास्ट 2 वीक से। और आज उस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखी थी उसका एक ओवरव्यू हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सिंथेटिक डेटा की जनरेशन देखी थी, OLTP को इम्प्लीमेंट किया था ख़ुद से, SQL एल्केमी के थ्रू, पाइथन के थ्रू हम लोगों ने जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनके नाम स्पेसिफाई करके हमने टेबल्स जनरेट करवाए थे। और फिर हमने हर एक टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड किया था फॉरेन कीज़ और प्राइमरी कीज़ को स्पेसिफाई करके। उसी SQL एल्केमी में से एक रिलेशनशिप की लाइब्रेरी को, एक फंक्शन को हमने इंपोर्ट करके रिलेशनशिप बिल्ड किया था और उस रिलेशनशिप के थ्रू स्टार स्कीमा जनरेट हो रहा था। फिर हमने एक छोटी सी पाइपलाइन लिखी थी, एक फंक्शन लिखा था बैच प्रोसेसिंग का, जिसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स करके वो हमारे डेटाबेस के अंदर इंजेस्ट हो रहा था। और लास्ट टाइम हमने वो डेटा भी देखा था, टेबल के अंदर इंजेस्ट हो गया था। और ऊपर वाली जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जितनी चीज़ें देखी थी उसका मैंने कोड गिटहब के अंदर भी पुश कर दिया था और वो गिटहब का लिंक आप सब लोगों को मैंने ग्रुप के अंदर भी वहाँ पर मेंशन कर दिया था। आज जो हम काम करेंगे वो हम क्यूब्स देखेंगे, स्लाइसिंग देखेंगे और डाइसिंग देखेंगे कि किस तरह हम रिज़ल्ट्स को पहले से स्लाइस करके रख लेते हैं। और उसमें हमें ये होता है कि हम पहले से जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक स्लाइस में प्री कंप्यूटेड फॉर्म में रख लेते हैं और एग्रीगेटेड फॉर्म में रख लेते हैं, जिसके हम स्लाइस बनाकर क्यूब्स की फॉर्म में रख लेते हैं। आज हम वो मेन जो हार्ट ऑफ क्या कह लें डेटा वेयर हाउस है उसको देखेंगे कि क्यों डेटा वेयर हाउस जो ट्रेडिशनल थे वो अंडर 5 सेकेंड आउटपुट दे देते थे, इसलिए उसको हम OLAP कहते थे। तो हमारा जो बेसिकली पहला पार्ट था उसको कह सकते हैं कि हमने OLTP का पार्ट देखा था। आज हम क्यूबिंग और स्लाइसिंग जो कि OLAP का ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है उसका वो पार्ट देखेंगे। और फिर हम एक डैशबोर्ड डिज़ाइन भी करेंगे जो कि वेब डैशबोर्ड होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसी स्किल्स के बारे में बताया जाए जो सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक बेस्ड ना हों, वरना हम डैशबोर्ड पावर BI या टैबलो के अंदर भी बना सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा उन जो चीज़ें हैं ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग होकर हम एक वेब डैशबोर्ड बनाएंगे ताकि आप उन वेब बोर्ड को विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी डिप्लॉय कर सकें। और लास्ट के अंदर मैं एक लाइव लेसन, एक मोटिवेशनल मूवी रिकमेंड करूँगा और किस तरह हमारी यंग जनरेशन एक स्कैर्सिटी माइंडसेट से निकल के एक अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जा सकती है। अच्छा, ये हमारा एजेंडा हो गया कि आज हमने लेक्चर के अंदर क्या कवर करना है। तो हम साथ ही अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं और साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। तो मैं CMD में जाता हूँ और CD स्मार्ट, BDSN, CD स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, और हम अपने
smartbd.sn के वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं। क्यों हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आए हैं? क्योंकि हमने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर अपनी तमाम लाइब्रेरीज़ जो टूल्स थे हमारे, उनको हमने सेव रखा हुआ था। तो हम देख लेते हैं हमने पहले कौन सी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल की थी। तो हम देख लेते हैं पिप लिस्ट। तो हम ये देखें SQL एल्केमी, पिप, नमपाई और साइकोपीजी बाइनरी, जिसके थ्रू हम जो स्क्रिप्ट हम लिखते थे पाइथन का कनेक्शन बेसिकली एस्टेब्लिश करते थे पोस्टग्रेस के साथ। जो ओरेकल या दूसरी डोमेन्स हैं वो इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे ODBC और JDBC के कनेक्टर्स, डेटाबेस के कनेक्टर्स होते हैं। तो इसके साइकोपीजी बाइनरी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है, उसके ही इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब हम अगर हम अपना डेटाबेस देख लें जो हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया था, हमने पोस्टग्रेस 4 का डेटाबेस क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने ये स्टार स्कीमा बनाया था, ERD फॉर डेटाबेस, जिसमें ये स्टार स्कीमा बेसिकली बिल्ड हो रहा था। एक हमारा ये सेल्स का एक फैक्ट टेबल था जिसके अंदर सब हमारे न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स थे, और फिर प्रोडक्ट्स थी जिसके अंदर हमारा कैटेगोरिकल डेटा या डायमेंशनल डेटा था, और कस्टमर के अंदर भी हमारे पास कस्टमर की डिटेल थी टेक्स्ट फॉर्म में। हम यहाँ पे अपना एक दफ़ा डेटा भी देख लेते हैं कि कस्टमर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी रोज़ हमने थी जो जनरेट करवाई थी, ऑटोमेटिकली हमने जनरेट करवाई थी। उसमें कस्टमर ID थी, कस्टमर का नेम था और रीजन था। फिर इसी तरह प्रोडक्ट के अंदर हम आए थे और प्रोडक्ट का डेटा जनरेट करवाया था जिसमें प्रोडक्ट की ID थी, प्राइमरी की प्रोडक्ट नेम था और कैटेगरी थी, और फिर हमारे पास सेल्स का डेटा था जो कि बेसिकली हमें, जिसको हम फैक्ट टेबल कह रहे थे, जिसमें हमने सेल ID रखी थी, प्रोडक्ट ID, और देख रहे हैं प्रोडक्ट ID और कस्टमर ID जो कि इन दो कस्टमर और प्रोडक्ट्स के अंदर एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रही थी, वो यहाँ पर भी एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है। ठीक है। फिर सेल्स अमाउंट थी, सेल डेट थी, हमने सेल डेट से बेसिकली ये कि सेल ईयर क्या है, सेल मंथ क्या है और सेल डे क्या है, उसको हमने थोड़ा सा क्लीन करके स्प्लिट करके कॉलम्स के अंदर मेंशन कर दिया था। ठीक है। हम वो स्क्रिप्ट भी एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा पिछला रिकैप अच्छे से हो जाए। और हम आते हैं यहाँ पर हमारा कंट्रोल C, और हम आ जाते हैं D और CD में वो पाथ दे देता हूँ जहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे मैं जुपिटर नोटबुक लिख लेता हूँ। और ये मेरी जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। और अब हम आते हैं थिंक दिस वन, और ये हमने बेसिकली सब देखा था कि हमने सबसे पहले ये टेबल के नाम लिखे थे, उनके अंदर हमने कॉलम्स क्रिएट किए थे, उनके अंदर हमने फॉरेन कीज़ और प्राइमरी कीज़ एसोसिएट की थी। इन 3 वजूहात की वजह से, इन 3 लाइन ऑफ कोड की वजह से हमारा बेसिकली ये जो डेटाबेस के अंदर ये रिलेशनशिप था वो एस्टेब्लिश हो रहा था। फिर हमने कुछ सेशन क्रिएट किए थे। सेशन बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एसिड की प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिसिटी को इंश्योर करने के लिए, कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को, और रोल बैक्स वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर करने के लिए हमने ये सेशन, और ये बेसिकली वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन था, बिल्कुल जैसे आप लोग JDBC या ODBC के अंदर कनेक्टर्स वगैरह डेटाबेस से क्रिएट करते हैं, वैसे ही ये इंजन हमने क्रिएट किया था। और हमने फिर एक हमने फंक्शन क्रिएट किया था, ये हमने डेटा को विजुलाइज सिर्फ किया था कि कौन सा डेटा हमने जनरेट करवाया था, और ये वही कॉलम है जो हमने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देखे थे। अच्छा, और ये हमने एक
बैच प्रोसेसिंग की स्क्रिप्ट लिखी थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये चला ली होगी स्क्रिप्ट, और उसमें 100 करके उस डेटा फ्रेम को हम पास कर रहे हैं, इस जो हमने ऊपर डेटा फ्रेम्स बनाए थे, और वो उसमें से 100 रिकॉर्ड्स पिक करके वो उसे कमिट कर रहा था हमारे प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर। और वो प्रोडक्ट का टेबल किस जगह पर है, वो हमारा प्रोडक्ट का टेबल बेसिकली यहाँ पर हमने एज ए क्लास के तौर पे हमने उसे मेंशन किया हुआ, और उसकी मैपिंग हमने ये डायरेक्ट टेबल के ऊपर करवाई हुई थी, इसीलिए उसको ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडलिंग कहते हैं कि ये ORM है SQL एल्केमी। ठीक है, कि हम टेबल्स को क्लासेस से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएबल्स हम एज ए टेबल के एट्रीब्यूट्स के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं। और फिर हमने इसको रन किया था और ये डेटा हमारे पास यहाँ पर इंजेस्ट हो गया था, और क्योंकि हमने उसे 2 दफ़ा रन कर दिया था तो इसलिए वो दोबारा वो कीज़ का प्राइमरी कीज़ और उनका एरर दे सकता है कि आपके पास ये प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम आते हैं, ये एक थोड़ा सा रीकैप था, और आज हमने क्या देखना है, आज हमने क्यूब स्लाइसिंग और डाइसिंग वगैरह देखनी है, लेकिन उससे पहले हम व्यूज़ की, मटीरियलाइज्ड व्यूज़ की हम थोड़ी सी थ्योरी को कवर कर लेते हैं पहले, और फिर हम उस तरफ आएंगे। तो क्यूब्स, आपको पता है कि एक टेबुलर जो डेटा होता है, एक जो टेबुलर डेटा होता है वो 2 डायमेंशन होता है, उसमें रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टेबल हैं, तो अब हम उस पूरे जो हमने स्टार स्कीमा बनाया है वो अब क्यूब टेबल नहीं रहेगा, बल्कि हम उसको क्यूब कह देंगे, क्योंकि वो उसमें डायमेंशंस 2 डायमेंशनल नहीं रहा, बल्कि ये 3 डायमेंशन के ऊपर चला गया, क्योंकि मल्टीपल टेबल हैं जिनको हमने स्टार स्कीमा के थ्रू कंबाइन किया, उनको हमने कंबाइन किया। और अब हम क्या करेंगे, व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू मीन्स कि उस 3 डायमेंशन टेबल में से अगर सिर्फ मुझे एक स्लाइस चाहिए, जिसको हम तो हम क्या करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, व्यू बेसिकली क्या चीज़ है, व्यू एक वर्चुअल टेबल है जिसके अंदर, जो कि एक्चुअल टेबल नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ वर्चुअल टेबल है जिसके अंदर हमने पहले से एक क्यूरी रखी हुई है, और जो हमें वो ही रिज़ल्ट ला के देती है जो हमने उस क्यूरी के अंदर लिखा हुआ होगा। तो हम सिर्फ अगर कहते हैं कि सिर्फ हमें पूरे ईयर का डेटा, हमें अगर हमारे पास 10 साल का डेटा है तो हम उसे कहते हैं नहीं, सिर्फ हमें इस एक ईयर वाइज डेटा डिस्प्ले करवा दो, तो हम उसके लिए, या हम कहते हैं कि सिर्फ हमें एक डे वाइज जो है, एक मंथ का जो डे वाइज डेटा है हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं, तो हम सिर्फ उतना डेटा हम क्या करते हैं, एग्रीगेटेड फॉर्म में पहले से उन वर्चुअल टेबल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर 2 और टाइप्स आती हैं व्यूज़ की, एक सिंपल व्यूज़ हैं या इनको कॉम्प्लेक्स व्यूज़ भी कह सकते हैं, और एक और टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, मटीरियलाइज्ड व्यू। तो हम जैसे ये देखें कि हमने, ये हमारे पास 2 टेबल थे, इवेंट्स से और सेल्स था, उसके हमने एक इवेंट नेम के लिहाज से ग्रुप बाय करके हमने उसका एक मटीरियलाइज्ड व्यू बना लिया है। अब जब भी क्यूरी यूज़र डैशबोर्ड से जनरेट करेगा या क्लिक करेगा किसी जगह पर, तो वो बेसिकली उसको इस मटीरियलाइज्ड व्यू से सर्व हो रहा होगा, उसे इन जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन्हीं के रिजल्ट्स पहले से मटीरियलाइज्ड व्यू के अंदर स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, तो इन द नटशेल के मटीरियलाइज्ड व्यूज़ और व्यूज़ बेसिकली किस लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मटीरियलाइज्ड व्यूज़ और व्यूज़ हम एज ए क्यूब्स और डाइसिंग के, स्लाइसिंग और डाइसिंग के तौर पे ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक कंपैरिजन है कि व्यू और मटीरियलाइज्ड व्यू के दरमियान क्या डिफरेंस है। व्यू बेसिकली एक वर्चुअल टेबल है लेकिन अपने अंदर कोई डेटा स्टोर करके नहीं रखता, लेकिन जो मटीरियलाइज्ड व्यू है वो एक फ़िज़िकल कॉपी मेंटेन करके रखता है और उस वर्चुअल टेबल के अंदर बेसिकली वो एम्प्टी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर पहले से जो है वो डेटा एग्रीगेटेड फॉर्म में स्टोर हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, व्यूज़ हर दफ़ा अपडेट होते हैं जब बेस टेबल अपडेट मींस कि हमारे जो 3 टेबल्स हैं कस्टमर, उसके अंदर कोई डेटा अपडेट होगा तो व्यू भी अपडेट होगा, लेकिन हम मटीरियलाइज्ड व्यू को खुद रिफ़्रेश करवाते हैं। ठीक है, तो वो ये हम यूज़र के ऊपर होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है कि वो
उसे मैनुअली मटीरियलाइज्ड व्यू को रिफ़्रेश करें, क्योंकि जो मटीरियलाइज्ड व्यू है वो वर्चुअल व्यू नहीं है बल्कि फ़िज़िकल व्यू है, उसके अंदर फिज़िकली डेटा पड़ा हुआ है। तो व्यूज़ आर स्लो, डेफिनेटली जी वो स्लो होंगे, क्योंकि उसने डेटा को फैच करके लाना है, और अगर कोई अपडेट होती है बेस टेबल के अंदर तो ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये व्यू का जो थर्ड पॉइंट है। और मटीरियलाइज्ड व्यू क्यों फास्ट है, क्योंकि उसने पहले से डेटा प्री प्रोसेस करके उसमें टेबल्स के अंदर रखा हुआ है। ये इसलिए भी फास्ट है मटीरियलाइज्ड व्यू, क्योंकि ये मटीरियलाइज्ड व्यू आपके डेटाबेस के अंदर ही पड़ा हुआ होता है, लेकिन व्यू जो है वो आपके डेटाबेस के अंदर नहीं पड़ा होता, बल्कि डेटाबेस से बाहर रिजाइड करता है। ठीक है, व्यूज़ जो हैं वो प्री कंप्यूटेड नहीं होते, जबकि मटीरियलाइज्ड व्यू प्री कंप्यूटेड होते हैं। आपका जो डेटा है वो पहले से एग्रीगेटेड फॉर्म में पहले से कंप्यूट करके रख दिया जाता है, सिर्फ जस्ट उसको आप क्यूरी करते हैं और आपके पास वो आ जाता है, आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं जी? नो स्टोरेज स्पेस, लेकिन जो मटीरियलाइज्ड व्यू हैं क्योंकि वो तो फिज़िकल टेबल हैं, जब फिज़िकल टेबल हैं तो उसका मतलब है वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो एक इसका डिसएडवांटेज आप ले लें कि वो थोड़ी सी मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है मटीरियलाइज्ड व्यू, लेकिन ये कंपैरेटिवली फास्ट है। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये जब जो टेक्नोलॉजी स्टैक डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, या उस वक्त ये टीम लीड का डिसीजन होता है कि वो व्यूज़ को यूज़ करेंगे या किस तरह वो थ्रूपुट, लेटेंसी और इसके दरमियान कैसे ट्रेड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने ये कहा कि मटीरियलाइज्ड व्यू डेटाबेस टेबल के अंदर ही पड़े हुए होते हैं और व्यूज़ जो हैं वो डेटाबेस के बाहर होते हैं, इसीलिए मटीरियलाइज्ड व्यूज़ क्वाइट फास्टर दैन व्यूज़। ठीक है, अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि अब हम एक मटीरियलाइज्ड व्यू को क्रिएट करते हैं। अभी आप देखें कि हमारे पास ये जो मटीरियलाइज्ड व्यू लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है, ये अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास अभी कोई मटीरियलाइज्ड व्यू क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो हम क्या करते हैं कि ये अपनी इन टैब्स को क्लोज़ कर देते हैं, ताकि इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं, डोंट सेव। अच्छा, ये भी हमारे पास की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम एक मटीरियलाइज्ड जो व्यू है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम एक मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा इस सिस्टम को ज़रा मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एक मटीरियलाइज्ड व्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और हम क्या करते हैं यहाँ से इसी के ऊपर आते हैं और क्यूरी टूल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम अपनी क्यूरी को लिखते हैं। अब हम मटीरियलाइज्ड व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट, जिस तरह हम डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही मटीरियलाइज्ड व्यू भी क्रिएट करें। क्रिएट, तो मैं कह देता हूँ मटीरियलाइज्ड और VIEW, मटीरियलाइज्ड व्यू, और मैं उसको एक नाम दे रही हूँ। जिस तरह हम टेबल को एक नाम देते हैं वैसे ही हम एक मटीरियलाइज्ड व्यू को भी हम एक नाम दे देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं उसको एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट वाइज मुझे टोटल सेल्स मेरी कंप्यूट होकर पड़ी हुई हो। टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, और हम कहते हैं जी एज, हम एक एलियस बना देते हैं, और हम करते हैं जी सेलेक्ट P.प्रोडक्ट ID। हमने वो कॉलम सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट ID का, क्योंकि हम, और फिर हम कर लेते हैं हम प्रोडक्ट का नेम भी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और हम करते हैं एक, क्योंकि हम सम एस, क्योंकि हमने सेल देखनी तो हम उसको सम का एक फंक्शन लगाकर हम उसे कैलकुलेट करवा दें। सम किसको कैलकुलेट करवाएंगे, क्यों हमें सेल्स अमाउंट भी चाहिए होंगी, तो N
AME और हमें एक ठीक है, हम इसको S डॉट सेल्स सेल है सेल। एक मिनट, हम यहाँ से साथ अपने ये भी ओपन कर लेते हैं कि हमारे कॉलम्स के नाम क्या हैं। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें कॉलम्स के नाम पता चल जाएं। अच्छा, S डॉट सेल अमाउंट, सेल अमाउंट, सेल सेल अंडरस्कोर अमाउंट, सेल अंडरस्कोर अमाउंट एज हम उसको कहते हैं टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, और इसके बाद हम काउंट भी कर लेते हैं S डॉट सेल सेल ID, सेल ID ही है, सेल अंडरस्कोर ID और एज टोटल सेल्स काउंट। ठीक है, हमने ये भी कर लिया। इसके आगे हमने इसको भी, इसके दरमियान हम स्पेस वगैरह ख़त्म कर देते हैं। हम एंड पे जाते हैं और हमने कौन से टेबल लेने हैं, फ्रॉम सेल्स एस कर देते हैं। ठीक है, और अब हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि डिफरेंट टेबल से हमारे पास डेटा आ रहा होगा। ज्वाइन प्रोडक्ट्स का हमारे पास टेबल है, उसको हम एज ए पी ले लेते हैं ऑन S डॉट और प्रोडक्ट ID अंडरस्कोर ID, और उसको हम ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, S डॉट प्रोडक्ट ID और इक्वल्स टू P डॉट प्रोडक्ट ID। ठीक है, हमारे पास यही कॉलम नेम है, इन पर हमने ज्वाइन करवा दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, ग्रुप बाय, क्योंकि हम रिपीट हो रही हैं उसमें हम उनको एक साथ ग्रुप कर लेंगे। और P डॉट प्रोडक्ट ID और किस बेस पे हम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, P डॉट प्रोडक्ट नेम, P डॉट प्रोडक्ट और ये नेम हमने लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है तो हम टर्मिनेटर भी लगा देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर दूँ कि मैंने एक मटीरियलाइज व्यू क्रिएट किया टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट के नाम से एज ए सिलेक्ट, और मैंने फिर वो कॉलम सेलेक्ट कर लिए जो मुझे मेरे टेबल्स के अंदर मौजूद थे। P डॉट प्रोडक्ट ID, जैसे ये प्रोडक्ट ID का एक कॉलम है, और P डॉट प्रोडक्ट नेम, P डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और फ्रॉम सम किया हमने सेल S डॉट सेल अमाउंट और एज टोटल सेल्स, और इसी तरह काउंट हमने कर लिया फ्रॉम सेल्स, और ज्वाइन हमने कर लिया प्रोडक्ट्स, ज्वाइन प्रोडक्ट्स P ऑन S डॉट प्रोडक्ट ID इक्वल टू प्रोडक्ट, और ग्रुप बाय हमने कर दिया P डॉट प्रोडक्ट। इसको हम देखते हैं रन करके क्या ये, तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास मटीरियलाइज्ड व्यू में वो क्यों, देखें यहाँ पे अभी मटीरियलाइज क्यों हमने रिफ़्रेश नहीं किया। हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, जिस नेम से हमने ये व्यू क्रिएट किया था उसी नेम से यहाँ पे मटीरियलाइज्ड व्यू के अंदर ये व्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम जो है वो टोटल सेल बाय कस्टमर भी कर सकते हैं।
हमने कस्टमर की आईडी सेलेक्ट करनी है, कस्टमर का नेम सेलेक्ट करना है, एस डॉट रीजन भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल अमाउंट हम कहते हैं कि इस कस्टमर कितने कस्टमर टोटल कितनी सेल हुई है कस्टमर वाइज। तो क्योंकि हमारे पास कस्टमर का भी डेटा है कि कस्टमर का ये देखें कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि किस कस्टमर ने कितनी जो है वो सेल्स अमाउंट सेल्स जनरेट की है। ठीक है, अगर हम उसका देखना चाहते हैं तो हम उसका भी इसी तरह का मटेरियलाइज व्यू पहले से यहाँ पर कंप्यूट करके रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपको मैंने एक मटेरियलाइज व्यू क्रिएट करके दिखा दिया है, और इसी तरह आप मुख्तलिफ दूसरे एट्रीब्यूट्स अगर दूसरे आप ड्रिल डाउन और ड्रिल अप करना चाह रहे हैं, ईयर वाइज देखना चाह रहे हैं, मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक फ़िज़िकल टेबल की फॉर्म में मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि क्या वो वाकई फ़िज़िकल फॉर्म में मौजूद है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और व्यू ऑल रोज़ करेंगे। तो हमारे पास ये देखें कि हमने प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि हमने प्रोडक्ट वाइज देखा था टोटल सेल्स के इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई थी, उसने उसको प्री कंप्यूट करके यहाँ पे रख दिया। तो ये अब हमारा पूरा डेटा सिर्फ 15 रोज़ के अंदर कन्फाइंड हो गया है। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, इसे एग्रीगेटेड फॉर्म में हमने प्रोडक्ट वाइज रख लिया। अब जब भी यूज़र सेलेक्ट करता है कि प्रोडक्ट वाइज मुझे दिखाएं, तो वो सिर्फ इस टेबल को देखेगा। तो उसे अब इन टेबल्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ वो प्रोडक्ट वाइज आप वो सेल्स उसे दिखा देते। तो हम इसको फिर ग्राफ के अंदर भी शो कर सकते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स को एक्स एक्सिस पे ले लें और जो वाई एक्सिस है उस पर हम ये टोटल सेल्स अमाउंट दिखा दें, और हमारे पास एक लाइन चार्ट या बार ग्राफ बन जाएगा जो हम सेल डैशबोर्ड के अंदर देखेंगे। तो मैं कुछ और भी व्यूज़ क्रिएट करके मैं अपने गिटहब के अंदर ही यहाँ रख दूँगा, और कि हमने इस डेटा के ऊपर और कौन कौन से व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर इतना ही कि हमने मटीरियलाइज व्यूज़ क्या होते हैं, मटीरियलाइज व्यूज़ क्या होते हैं, और वो डेटाबेस के अंदर किस तरह मटीरियलाइज व्यूज़ पड़े हुए होते हैं, तो वो हमने देख लिया है। और हमने ऑप्टिमाइजेशन भी एक किस्म की देख लिया गया है, क्योंकि अब मटीरियलाइज व्यू हमने क्रिएट किए हैं तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगी, क्योंकि अब डेटा बार बार हमने वर्चुअल टेबल से नहीं, बल्कि जो बेस टेबल है वहाँ से उठा कर नहीं लेकर आना है, बल्कि हमने जो हमने प्री कंप्यूटेड जो फिज़िकल टेबल के अंदर हमने एग्रीगेटेड फॉर्म में चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ से ही डेटा को पिक कर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट के अंदर भी ये कहा था कि हम एक लाइव लेसन अभी तक वैसे बाय द वे इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने डैशबोर्ड को कैसे डिज़ाइन करना है। डैशबोर्ड के अंदर अब हम ये मटीरियलाइज्ड व्यू कैसे पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं एक मल्टीपल मैंने व्यूज़ बनाए होंगे, वो मैं इस लेक्चर के अंदर व्यूज़ की जो है मटीरियलाइज व्यू की क्यूरीज़ नहीं पोस्ट कर रहा, क्योंकि वो बिला वजह टाइम ज़्यादा करने वाली बात है और लेंथी लेक्चर करने मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो लॉजिक है उसको हम सही से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो मैं और भी व्यूज़ क्रिएट करके वो रख दूँगा जो हमने और उन्हीं व्यूज़ को हम अपने डैशबोर्ड के अंदर यूज़ करेंगे और बार ग्राफ और लाइन चार्ट्स क्रिएट कर लेंगे। अब हम आते हैं कि जिस मूवी को मैं रिकमेंड करना चाह रहा था, तो यूट्यूब दी सीक्रेट, दी सीक्रेट मूवी, ठीक है, तो ये वो सीक्रेट मूवी है, इसको एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, जो बेसिकली क्या आपकी जो स्कार्सिटी और अबंडेंस बेसिकली इस दुनिया के अंदर क्या चीज़ है, उस पे आपका थोड़ा सा बिलीव भी बढ़ेगा और आप बहुत से डिसीजंस ले सकते हैं जिसमें आप शायद बहुत डिले कर देते हैं।
तो आपका अबंडेंस के ऊपर भी यकीन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये मैं इस मूवी का बाय द वे लिंक इस अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो उसे लाजमी देखिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। और मैं आज ही जो मेरा दूसरा लेक्चर है जो कि डैशबोर्ड का है, डिज़ाइनिंग का है, वो भी मैं आज अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।